जिस औरत ने पहले अपने हस्बैंड को मारा था, वो सक्सेस होने के बाद उसका बेटा जब मुंबई चला आया और मम्मी के बारे में इंक्वायरी शुरू करना उसने शुरू कर दी, तो उनको लगा कि बेटा भी मेरे रास्ते में आ रहा है, तो उसने बेटे को भी हटा दिया रास्ते से। मतलब बेटे को मार दिया। मुझे भी जेल हुई थी, मुझे बताने में कोई शर्म नहीं आती है, क्योंकि मैं लोगों के लिए गई है, मैंने कुछ किसी का बुरा नहीं किया। नमस्ते, आइकॉनिक वुमेन पॉडकास्ट पे आपका स्वागत है। हमारी आज की मेहमान एक बड़ी ही दिलचस्प व्यक्ति हैं। 40 सालों में उन्होंने लगभग 80,000 केसेस सॉल्व किए हैं और उन्हें लेडी जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उनकी सच की तह तक जाने की कला ने आज उन्हें एक नया मकाम दिया है। स्वागत करते हैं हमारे देश की सबसे मशहूर महिला जासूस रजनी पंडित का। हाय रजनी जी। हाय। आपका आइकॉनिक वुमेन पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। हाँ। उम्मीद है कि आपसे बात करके हमें आपकी बहुत रंगीन जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। तो रजनी जी बताइए, क्या आप पहले से ही बहुत जिज्ञासु थी? क्या आप वो बच्ची थी जो सबके मसलों को हल करती थी बचपन से ही? वैसे नेचर था मेरा, कोई भी किसी का प्रॉब्लम हो तो उसको हेल्प करना, ये मेरा पहले से स्वभाव था। लेकिन जब कॉलेज में पढ़ाई करते टाइम मुझे ऐसे मेरे सहेली के बारे में डाउट हुआ कि वो घर वालों से कुछ झूठ बात करके कुछ गलत कर रही है। तो मैंने सोचा कि उनके पास उनसे बात करेंगे तो उनको गुस्सा आएगा, तो उसके घर वालों को जाकर बताना चाहिए कि ये लड़की क्या कर रही है पीठ पीछे आपके। तो फिर उसका एड्रेस निकालना था, तो कैसे निकालूँ, क्या करूँ? तो वो सोच में पड़ गई थी, तो क्लार्क को बताया मुझे उनको कुछ गिफ्ट देना है, सरप्राइज़ गिफ्ट, मुझे उनका घर का एड्रेस चाहिए, क्योंकि स्कूल में हम लोग साथ-साथ रहते हैं तो एड्रेस मालूम होता है। तो फिर कॉलेज के क्लार्क ने मुझे तुरंत एड्रेस निकाल के दिया और मैंने उनके घर तक मैं गई और उनको पिताजी को और माँ को बताया कि आपकी बेटी देखो आपके पीठ पीछे क्या करती है, कॉलेज का बहाना करके कोई और गुलछने उड़ा रही है। तो उसकी मम्मी बोली मुझे लगता नहीं है कि आपके और उसकी दोस्ती में कुछ ये है और आप उसके लिए झूठ बात बता रही है। लेकिन उनके डैडी ने मेरे पे बिलीव किया और वो मेरे साथ आए। तो मेरे डैडी जो पॉकेट मनी देते थे उस पैसे से मैंने उनको टैक्सी से घुमाया, उनकी बेटी कहाँ-कहाँ जाती है, क्या करती है, ये सब शो करके उनको दिखाया। तभी उनको विश्वास हुआ कि नहीं ये जो बता रही है वो सही है। तभी उन्होंने बोला कि आप तो स्पाई है। तब तक मुझे मैं डिटेक्टिव, स्पाई ये क्या होता है मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। बस सच्चाई की खोज करना, सच्चाई सामने लाना, ये मेरा बचपन का स्वभाव था। कोई झूठ बोल रहा है तो उसको पकड़ने का कि ये झूठा आदमी है। पर आपका बचपन कैसा था? आप किस टाइप की फैमिली में बड़ी हुई? मेरे पिताजी सीआईडी में थे, लेकिन वो घर तक कोई बातें नहीं लाते थे। उनको पसंद नहीं था कि बाहर का बाहर, घर का घर। लेकिन कभी-कभार आते थे तो बोलते थे कि नहीं बेचारे के लिए कोई खड़ा नहीं है, इनको उसको जो कोर्ट में डालना पड़ता है तो कोर्ट के लिए वकील नहीं मिलते हैं। कभी जज के सामने उनको क्या बोलना है पता नहीं चलता है और बिना बेवजह उनको लटकाया जाता है। कुछ कारण नहीं है और प्रूफ नहीं है, तो प्रूफ नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? तो मैं बोलती प्रूफ क्यों नहीं इन लोगों को मिलते हैं? क्योंकि इतनी तहकीकात करने के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता होगा। तो मैंने सोच लिया कि क्यों ना मैं ये काम शुरू करूँ कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है? लोग बिना बेवजह क्यों जेल में जाते हैं? और लोग कैसा माहौल इकट्ठा करके लोगों को फँसा रहे हैं। तो मैंने डैडी से बात की कि मुझे डिटेक्टिव बनना है, तो उन्होंने बोला ये पॉसिबल नहीं है, कोई लेडीज़ नहीं है और अपने यहाँ लाइसेंस भी नहीं है डिटेक्टिव के लिए। तो मैंने सोचा कि फिर कैसे करने का, तो मैंने काफ़ी जगह पे इंक्वायरी की कि अपने यहाँ डिटेक्टिव के लिए कुछ है क्या? न्यूज़पेपर में ऐड देने गई, तो भी वो ऐड लेने के लिए तैयार नहीं थे। बोल रहे थे कि अपने यहाँ डिटेक्टिव नहीं है, जो भी है वो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग या सैनिक जो होते हैं बड़े-बड़े मेजर वगैरह, वो लोग सिक्योरिटी वगैरह चलाते हैं। लेकिन डिटेक्टिव के बारे में कुछ पता नहीं है। तो अब ये काम कैसे बढ़ाने का? तब तक मेरा छोटा-छोटा काम चालू था और मैं कॉलेज करती थी और बाद में जब मॉर्निंग का कॉलेज हुआ तो मैंने सोचा कि अभी पूरा दिन तो कॉलेज में जाता नहीं, सुबह 7 से 9 बजे तक कॉलेज था, तो उसके बाद क्या करने था? तो मैंने जॉब ढूँढना शुरू कर दिया। तो वहाँ जॉब करती थी, तो वहाँ एक लेडी ऐसे रोने लगी कि मेरे घर में अभी-अभी मेरे बेटे की शादी हो गई है और घर में चोरी होना शुरू हो गया है। तो मुझे पता नहीं है कि मेरे बेटे कर रहे हैं या नई बहू कर रही है, लेकिन जब तक कुछ प्रूफ नहीं है, तो मैं इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकती है।
तो मैंने उनको बोला मैं आपका हेल्प कर सकती हूँ क्या? तो बोले तू क्या करेगी, तू तो इतनी छोटी उम्र की लगती है, तो आप मुझे उनके फोटो दे दो, मैं करती हूँ। फिर उनको लगा कि चलो देखते हैं करके क्या कर सकती है। फिर उन्होंने मुझे सबके घर वालों के फोटो दी। मैंने उनसे पूछताछ की कि आप कब निकलती है, बाकी के बच्चे कब घर से निकलते हैं, बहू कितने बजे? तो उन्होंने डिटेल्स मुझे दे दी थी। सबसे पहले सब निकल जाते थे, उसके बाद वो लास्ट में निकलती थी और आती भी घर पे वो ही थी पहले। तो बीच में कौन आता है यही उनको जानना था कि घर की हर एक चीज़ पहले नहीं चोरी होती थी और अब भी कैसे। मेरे तीनों बेटे अच्छे हैं, उनको मैंने अच्छी तरह से शिक्षा दी है, पढ़ाया है, तो उनको मालूम है कि माँ ने कितने कष्ट किए, उनको पिताजी नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, और फिर मैंने वॉच रखा 15 दिन। तो उनका एक मिडल वाला बेटा था, वो घर पे आता था, लॉक ओपन करता था, कुछ चीज़ उठाता था और कहीं बेचता नहीं था, कुछ नहीं, फ्रेंड के घर में रखता था। तो मैंने 2-3 बार देखा और उनको बता दिया कि देखो आपका एक बेटा ही खाली आता है और आके सब चीज़ें करता है। तो बोलते नहीं वो तो क्यों आएगा काम से। तो मैंने बोला मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको सच्ची जो बात है वो बता दी। फिर बोलते अभी क्या करूँ मैं? मैंने बोला आप मीटिंग रखो और आपके सामने हाथ में प्रूफ है, तो पहले पूछो, पूछताछ करके बाद में बोलो कि ये मेरे सामने है। तो उन्होंने संडे के दिन मीटिंग रखी कि मुझे पता चला है कि घर में कौन आता है, क्या करता है। तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि क्या पता चला है। लेकिन ये जो बेटा था वो बोलते पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, अभी भाभी आने के बाद ये शुरू हुआ है, तो भाभी होगी इसमें। तो फिर उन्होंने उसको थप्पड़ लगाई कि तू आता है घर पे, तू चोरी करता है और तूने भाभी के ऊपर इल्जाम क्यों डाल लगाया। दिया। तो फिर वो थप्पड़ लगाने के बाद भाभी ने उनको चुप किया, सास को, और बोली कि उनके हाथ से एक जो गलती हुई है, जो मुझे मालूम है और उसको डर लगता है कि मैं आपको बताऊंगी, और ये डर के मारे उसने ये किया होगा। तो कभी कभी डर आदमी को कुछ भी करने के लिए मजबूर करता है। और जब आप सबूत देते हो वो फोटोज आपने फोटोज, दिए वीडियोज उनको या सब रहता है, तो अच्छा, मेन प्रूफ होता है। तो उन दिनों में भी वीडियोस लेना तो काफी मुश्किल होगा। वहाँ उस दिनों में तो कुछ नहीं था, खाली वो कैमरा, वो भी बड़े वाले, अभी यस, स्पाई कैमरा निकले हैं। हाँ, टेप रिकॉर्ड भी आती थी, वो भी 30 मिनट में चलने वाली थी, नहीं तो ऑटोमेटिक बंद होती थी। मैंने एक मर्डर केस की थी, उसमें मैंने वो टेप चलाई थी और उसका आवाज हुआ, तो ये औरत बहुत अलर्ट हो गई थी उसमें। तो वो प्रूफ जमा करने के लिए, और अभी कैसे, अभी बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। बट आपके डिटेक्टिव बनने के शुरुआती के दिन कैसे थे? उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। मतलब शुरू माहौल किया, कैसा जैसे था बोलते हैं और ये नया जूता पहना तो वो भी आवाज करती है वैसे लोग भी बोलने लगे इनको कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं मिला क्या, यही कुछ चुना है। और जब मेरा पहला आर्टिकल, क्योंकि न्यूज़पेपर में कोई लेते नहीं थे ऐड वगैरह, तो एक दिन एक रिपोर्टर की सिस्टर के मैंने काम किया था और उन्होंने मेरा आर्टिकल दिया था कि मैं ऐसा ऐसा काम करती हूँ। और फिर लोकसत्ता के माधव गडकरी संपादक थे, एडिटर थे, उनके बारे, उनका एक फ्रेंड था, उनका भी मैंने काम करके दिया। फिर उन्होंने मेरे बारे में लिखा, तो लोग बोले कि रजनी पंडित है कौन। और मेरा पहला इंटरव्यू है जब इंदिरा गांधी जी की मौत हो गई ना, उन्हें 19 नवंबर को, 1984 हाँ 90, तभी उन्होंने मेरा इंटरव्यू दिखाया कि ऐसा ऐसा काम करने वाले। तो लोगों ने वो इंटरव्यू देख के उनके खत से रूम भर गए, 2 रूम, कि रजनी पंडित का नंबर चाहिए। तभी पता चला कि डिटेक्टिव कितना ज़रूरी है लोगों के लिए, और अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो किसी को ढूंढ रहे हैं। फिर मेरा एड्रेस लोगों को पता चला, फिर लोग आने लगे। तब तक मैंने ना कहीं ट्रेनिंग ली थी, ना किताबें पढ़ी थी, ना कोई पिक्चर्स देखे थे कि जासूसी क्या होती है। तो उस टाइम 1984 में आपने अपना कंपनी फाउंड नहीं किया था नहीं, तब? ऐसे ही मज़े-मज़े में कर रही थी। तो जब आपने अपने माता-पिता को पहली बार बताया कि देखो मैं लाइफ में प्राइवेट डिटेक्टिव बनना चाहती हूँ, तो उनके रिएक्शंस क्या थे? आपकी फैमिली के रिएक्शंस, आपके फ्रेंड्स ने क्या कहा? पिताजी ने तो ना ही बोला था कि ये पॉसिबल नहीं है, बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, दुनिया इतनी सीधी-सादी नहीं है आपको लगता है उतना। लेकिन मैंने सोचा था कि जो करना है, मौत तो कहीं न कहीं आनी भी है। अगर यहाँ बैठे और ऊपर से छत गिरेगा तो मौत आती है, और डर वर्ड मेरे डिक्शनरी में नहीं है। तो पहले मैंने से ही बोला, नहीं था। पहले से ही नहीं था। तो मैंने बोला मुझे यही प्रोफ़ेशन करना है और लोगों की ज़रूरी है, लोगों को मदद करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुछ ज़िंदगी में प्रॉब्लम हुआ तो जेल जाना हुआ कुछ, और वो भी हो गया था मेरे साथ, तो मैं जाने के लिए तैयार है।
लेकिन मुझे सच्चाई की खोज करके सच्चाई सामने लोगों को लाना जरूरी है। कुछ सालों के बाद लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया, हाँ, तो उसमें कितना टाइम लगा? तुरंत ही कर दिया। जैसे मेरा नाम हुआ, काम सक्सेस होने लगे। जब मुझे पहला अवार्ड अवार्ड देने की बात हुई, तभी लोग बोलते थे कि ये तो लोगों के पीछे पड़ने वाली औरत है, उनको क्यों अवार्ड देने का ये तो लोगों का घर तोड़ती है। लेकिन जब पहला अवार्ड मिला, उसके बाद मुझे 67 के ऊपर अभी 71 अवार्ड्स मिले हैं। लेकिन वही कि शुरू-शुरू में लोग बोलते थे कि इनको क्यों अवार्ड देने का, क्योंकि जो बुरे काम करते हैं उनको तो ऐसा ही लगेगा कि सच्चाई सामने लाते हैं तो। लेकिन मैं मजबूत मेरे पैर रख के मैंने काम शुरू कर दिया। लोग क्या बोलते हैं उससे ज़्यादा मैं क्या करती हूँ उस पर मेरा विश्वास था। बट ये फील्ड अभी भी काफ़ी ज़्यादा मेल डोमिनेंट है, जी, तो हाँ। ये इस चीज़ को आप कैसे सँभालते हो? एक तो क्या है कि मैंने दिखा दिया है लोगों को। आज आप कहीं भी नाम पूछेंगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो मेरा ही नाम पूरे आगे आता है कि कोई लोग बोलेंगे नहीं आप रजनी पंडित के पास जाओ। तो अभी मेल क्या कर सकते हैं? कितने लोगों ने बताया कि मैंने बिज़नेस, क्योंकि मैं ऐड करती नहीं हूँ। फर्स्ट पेज चाहिए गूगल का या जस्ट डायल का, तो भी मैं ऐड नहीं करती हूँ। क्योंकि मेरा नाम सुनकर, मेरा काम देखकर ही लोग मेरे पास आएँगे, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। तो वैसे कभी-कभी लोगों को पता नहीं होता है, अभी गूगल है, ये है, तो लोगों को पता है। पहले लोग मिलने के लिए आने का था तो नंबर पूछना, किसी को पूछ के तो नहीं रजनी पंडित ने बिज़नेस बंद कर दिया है, औरत का काम नहीं है ये। ऐसा करके फिर भी लोग पुलिस हाँ। स्टेशन जाके, तो मैं कभी पुलिस स्टेशन भी जाती नहीं कि मेरे को काम दे दो, मेरे पास काम नहीं है, क्योंकि काफ़ी कंटिन्यू मेरे पास काम आते रहते हैं। हुँ। और मैं जैसे कि आपका काम 1 दिन में हुआ, आपको 10 दिन का आपका बजट है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं आज आपका काम खत्म हुआ है, जो मिलना था वो मिल गए, तो मैं आपको बोलती हूँ ये आपका 9 दिन का पैसा ले लो, मेरा काम खत्म हुआ है। अगर आप कंटिन्यू करना चाहती तो बात अलग है, लेकिन पैसा मिलने के लिए वही काम रिपीट करना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ये बातें मैं नहीं करती हूँ। इसके लिए लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है। और आपको लगता है कि मतलब लेडीज़ और आ रही हैं इस फील्ड में, या अभी भी बहुत कम है? नहीं, आती है। अभी मेरे पास 2 मोमेडियन लेडीज़ है, वो सीखने आती है। उनको तो मैंने बोला कि आप लोग बुर्का डालते हैं, आप कैसे तहकीकात कर सकते हैं? तो बोलते हैं हम बॉडी लैंग्वेज से या हाइट से वगैरह हम लोग हमारी तरफ से करेंगे, लेकिन हमें करना है। तो वो लोग सीखने के आते हैं, फिर कोई अच्छी कंपनियों में काम करते हैं तो उनके हस्बैंड बोलते हैं, तुम भी सीख लो, अच्छी बात है, अपने को कुछ पता चलेगा तो। तो ऐसे अभी-अभी थोड़ी हिम्मत कर रहे हैं लोग आने की। तो आप कहीं जगह पे खड़े कई घंटों तक और लोग आपको देखते हैं अलग नज़र से, तो आपको मालूम है आप किस लिए, तो आपके नज़र में इतना ये चाहिए कॉन्फिडेंस कि कोई आपके ऊपर आपके सामने आँख उठाकर नहीं देख सकता है, कि आप अपने काम में बिज़ी है। और किसी ने हिम्मत की तो वो भी हिम्मत आप में आनी चाहिए, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं है औरत होने के बाद। तो औरत में मेन हिम्मत होनी चाहिए, हमेशा चौकन्ना होना चाहिए, शार्प दिमाग चाहिए, डिसीज़न लेने की क्षमता चाहिए। मुझे ये आपसे पूछना था, क्योंकि जब आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, तब उसके नतीजे काफ़ी गहरे, काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। हाँ। तो आप इसको इंश्योर कैसे करते हो कि आपने सही तरीके से ये केस सॉल्व किया है? और जब पता चलता है कि ये सच्चाई पता चलने वक़्त, वो जेंट्स हो या औरत हो, लेकिन वो कितना सह सकती है, क्योंकि भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। कभी-कभी ऐसा देखने के लिए, चेक करने के लिए लोग देते हैं और सच्चाई जब सामने आती है, तो शॉक बैठता है। तो पहले मैं काउंसलिंग करती हूँ कि आप हिम्मत रखो, इसको कैसे फेस करना है। कि देखो ऐसे प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होते हैं। कभी-कभी औरत खुदकुशी करने जाती है, कोई उसको ब्लैकमेल करने वाला होता है। तो फिर जब वो बोलती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, एक पर्सन मेरे पास आया था कि मेरी वाइफ 2 बार खुदकुशी करने ले गई थी, लेकिन मैंने उनको संवार लिया, लेकिन ऐसा क्यों करती है? मेरे में कुछ कमी है क्या? मैं तो उसको बहुत अच्छी तरह से सँभालता हूँ। फिर मैंने बोला कि आप बाहर खड़े रहो, मैं उनसे बात करती हूँ। जब उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि ऑफ़िस में एक बंदा था, उनके साथ मेरी दोस्ती बढ़ गई। उसने मेरा फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और अभी मुझे वो इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मुझे अच्छा ऐसा नहीं लगता कि मेरे पति को ये बात की सच्चाई पता चले। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म करो, कि हमेशा डर के मैं कितनी जीऊँ।
फिर उनको बताया कि आप सच्चाई अगर बताते हैं, वो एक्सेप्ट करे ना करे वो उनकी मर्जी है, लेकिन आपको सच्चाई बतानी चाहिए। वो हिम्मत दी, फिर उसके हस्बैंड ने और उन्होंने मिलकर वो आदमी को सीधा कर दिया। तो ये सब तैयारी करके बताती हूँ। और अच्छा। बाकी से डिटेक्टिव है, पैसा लेना, काम करना, रिपोर्ट देना, उनका काम खत्म है। लेकिन किसी के गहराई तक जाना, उनका नेचर देखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और महिला होते हुए आपके साथ कभी भेदभाव हुआ है कि ऐसे कुछ महसूस किया है आपने कभी? मुझे भेदभाव नहीं लगा है, लेकिन लेडीज बार में जाना, जहाँ जेंट्स जाते हैं बार बारी के ऊपर पैसा उड़ाते हैं, तभी वहां जाना बहुत मुश्किल होता है। हम्म। तो उस टाइम पे मेरा भाई हमारे साथ था, वो एयर इंडिया में काम करते थे पहले। फिर मेरा जैसा बिजनेस बढ़ता गया तो वो ज्वाइन हो गए, फिर कहीं बाहर में जाना हो या कुछ हो तो वो जाते थे। तभी मैं लेडीज होकर एक बार मैं भी गई कि मुझे देखना था डांस बार क्या होता है। तो मैं भी गई थी उनके साथ। तो सब लोग देखने लगे कि भाई एक लेडीज होकर कैसी बार में आ गई, लेकिन सच्चाई देखनी थी कि क्या है क्या नहीं है। आपने देखा कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, हाँ। वो कैसे मारे गए। तो मैं ना सिक्योरिटी रखती हूँ ना बॉडीगार्ड रखती हूँ। अच्छा। मैं अकेली अपना खुद का जो बोलते हैं ना मानसिक धैर्य होता है, मनोधैर्य, वो काफी आपको सब में हिम्मत देता है। आपके पास गन है लेकिन चलाने की हिम्मत ही नहीं है आप में, तो फायदा नहीं है। आपको कराटे आते हैं बट लेकिन आप में तो होगी रजनी जी, चलाने की हिम्मत तो होगी मेरे आप में में। है। आज 80 के 56 का युग है और हम बंदूक चलाएंगे तो नहीं होता है जूडो कराटे से। आपको किसी के चेहरे से ही पता चल जाता है जब वो आपसे झूठ बोल रहे हो या आपसे कुछ कोई छुपा रहा है, तो आपको देख के ही पता चल जाता है कभी-कभी? कभी कभी क्या है कि चेहरे के पीछे चेहरा छुपाया हुआ होता है, वैसे होता है तो पता चलता है। ज्यादा करके तो पता चलता है कि हम लोग उनसे बात करते हैं तो चेहरे में पता चलता है कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो फिर हम लोग तहकीकात करते हैं कि इसको किस लिए चाहिए। अभी एक बंदा मेरे पास आया था कि उसको दोनों साथ साथ पढ़ते थे और उसको फ्रेंड का नंबर चाहिए था, लेडी का। तो उन्होंने बोला कि उसकी शादी हो गई है, काफी दिन से हमारी बातचीत नहीं हुई है, तो ऐसा दिल करता है कि एक बार उससे हाय हेलो करो। तो उनका मुझे एड्रेस और नंबर चाहिए। तो मैंने बोला एड्रेस और नंबर कैसे मिलेगा, आपके पास क्या क्या है। तो बोले नहीं, उसके मम्मी डैडी का एड्रेस है, उनके थ्रू आप जा सकती है। फिर हमने हमारी तरफ से उसका एड्रेस निकाला था, लेकिन मुझे कुछ डाउट हुआ कि ये आदमी को सही जो बोल रहा है कि मुझे हाय हेलो के चाहिए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। अच्छा। तो बहुत सारी बातें करने के बाद उनके बारे में मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, तो पता चला कि इनका एक तरफी जो प्रेम रहता ना एक तरफ से, वैसा उसके साथ प्यार था और उसके मन में गुस्सा था कि वो मिलेगी तो उसके ऊपर कुछ करके उसको वहां से निकालना था। तो फिर मुझे एड्रेस मिलने के बाद मैंने उनको दिया नहीं। तो बोलते आप तो इतनी एक्सपर्ट है, आपको काम मिला नहीं क्या, आप तो अनसक्सेस हो गई। मैंने बोला कोई बात नहीं, नहीं मिला तो नहीं मिला, मैं आपको सीधा सीधा बोल देती हूँ। तो बहुत गुस्सा हो गया। मैंने बोला आप और किसी डिटेक्टिव के पास जाइए और एड्रेस लेके आइए। लेकिन मुझे पता था कि ये एड्रेस का वो गलत इस्तेमाल करने वाला है, तो मैंने वो नहीं दिया। तो ऐसा कभी होता है आपके साथ कि एक केस आया आपके पास और आपको लगा कि देखो मुझे किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है केस को देख के, तो मैं ये केस नहीं करूंगी, मैं छोड़ दूंगी, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? हाँ, होता है। जब मैं बात करती हूँ किसी से केस के बारे में, मेरा पहला डिस्कशन रहता है। पूरी तरह से मैं उनकी जानकारी हासिल करती हूँ कि क्या वजह है, क्या नहीं है। और फिर लगता है कि इसमें कुछ है गड़बड़, लेकिन इन दोनों का सीधा-सीधा चल रहा है तो क्यों करने का काम। तो मैं बोलती हूँ एक काम में कुछ होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये बहुत पहुँचे हुए ये है तो नहीं होगा मुझसे। ऐसा बोल के काम छोड़ देती हूँ। आपने काफी क्रिमिनल केसेस भी सॉल्व किए हैं, जी। तो उसमें तो चीजें बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती होंगी। शुरू में मेरी 5वीं 6वीं के केस थी और मर्डर केस थी। जिस औरत ने पहले अपने हस्बैंड को मारा था और उसके बाद वो सक्सेस होने के बाद उसका बेटा जब मुंबई चला आया और मम्मी के बारे में इंक्वायरी शुरू करना उसने शुरू कर दी, तो उनके फ्रेंड लोगों ने बोला कि आपका बेटा आपके ऊपर शक कर रहा है। तो उनको लगा कि बेटा भी मेरे रास्ते में आ रहा है, तो उसने बेटे को भी हटा दिया रास्ते से। मतलब बेटे को मार दिया। वो जा रहा था गाड़ी से, बुलेट प्रूफ गाड़ी से, तो कोई मोटर बाइक वाले बीच में आए और वो उन्होंने ग्लास नीचे कर दिया और उसके ऊपर गोली चलाई गई और ऑन द स्पॉट। तो फिर हमने बाहर से काफी काम किया, लेकिन उसका बाहर जाना रात को 2 बजे 1:30 किसी को मिलना जाना है तो रात को लेट निकलती थी और तभी इतना ट्रैफिक नहीं था। तो फिर मैंने सोचा अभी ऐसा तो काम नहीं होगा कुछ। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग उसके साथ रहकर कुछ बातें निकाल सकते हैं।
तो फिर उनके पास पहुँचने का कैसा, तो उनके घर में कौन आता है, कौन जाता है। वो पहले शुरू-शुरू में काम किया, तो उनकी मसाजर थी, वो उनके घर में उनका आना-जाना था। फिर वो मसाजर से बात करके मैंने बोला कि मेरे तो पेरेंट्स वगैरह कोई नहीं है, मामा-मम्मी मेरे बड़े करते हैं और खाने-पीने भी नहीं ठीक से देते, तो मुझे काम चाहिए। तो वो बेचारे ने मुझे काम दिया और बोले कि हम लोग मैडम से बात करके आपको काम देते हैं। फिर शाम को मुझे वापस मिले और बोले मैडम ने कल आपको बुलाया है मिलने के लिए। तो काम वाली जैसा मुझे पहराव करना पड़ा, बाल-बेल सब। तो उनको ऐसा लगा भी नहीं था कि मैं एक बहुत पतली-वितली थी। शुरू-शुरू में तो उनको डाउट भी नहीं हुआ और मैंने उनके घर में काम करना शुरू कर दिया। वहाँ मुझे एक रिपोर्टर भी मिले, उन्होंने मुझे पहचान लिया। अभी मुझे लगा कि ये अभी बोल देंगे कि मैं कौन हूँ, क्या? तो उन्होंने मुझे बोला, "आप रजनी पंडित हैं?" मैंने बोला, "कौन रजनी पंडित? मैं नहीं जानती, मैं तो गाँव से आई है।" ऐसे उनसे मराठी में बात करके मैंने छोड़ दिया। और फिर वो औरत के साथ रहने के बाद मुझे पता चला कि जिन्होंने मर्डर किए वो आदमी उनको मिलने आता है, लेकिन पुलिस बोलती है कि वो लापता है, मिल नहीं रहा है। तो मुझे उसको पकड़ के देना था। तो उनके साथ रहने के बाद जब वो एक बार आया, आने के बाद उनकी बातचीत हुई, मैंने उनका हुलिया उन लोगों को बता दिया कि आपने जो बोला है सेम वैसे के वैसे लगता है, तो आप यही आदमी है क्या? तो सेकंड टाइम जब आएगा तो मैं उनको आपको बताती हूँ। तो उन्होंने बोला ये बस यही आदमी है, वो ऐसा न्यूज़पेपर पकड़ता है, हाथ में ऐसी बैग रहती है, उसके दाँत ऐसे ये वो। तो मैंने वो सब उनको बता दिया, तो बोलते सही है, बाद में कभी वापस आएगा तो तब तक मुझे उनके साथ रहना था। और ऐसा था कि उनको मालूम नहीं था मैं कौन हूँ और मैं क्या करती हूँ। तो जैसे मैंने टेप रिकॉर्ड को बताया था, तो उनको जब डाउट हुआ तो उन्होंने मेरे ऊपर निगरानी रखना शुरू कर दी कि मैं कहाँ जाती हूँ, किससे बात करती हूँ। तो फिर बाहर से मेरे टीम के लोग थे, उनको मैंने कागज़ फेंक के बोला कि अभी मैं घर पे नहीं आऊँगी, क्योंकि मेरे ऊपर वॉच है और जब तक वो आदमी नहीं आता हाथ में तब तक मैं नहीं आऊँगी। फिर मैं वहाँ रुकने के बाद और एक बार घर पे आई तो भी मैंने ट्रेन, रिक्शा, बस, टैक्सी सब चेंज करके मैं घर तक पहुँच गई। इन लोगों को बोला कि अगर मैं ज़िंदा रहूँगी तो मैं रिटर्न आऊँगी, नहीं तो बोल नहीं सकती कि मुझे ये काम करना है। तो फिर घरवाले बोले, "क्या ज़रूरी है आपने को किस चीज़ की कमी नहीं है, क्यों करती है?" तो मैंने बोला, "नहीं, मुझे एक बंदे को पकड़ के देना है कि जिसने गलत काम किया है।" तो बोले, "तेरी मर्ज़ी।" ऐसे बोल के घर वाले छोड़ दिया। फिर वो आदमी जब आया और इन लोगों का काफ़ी झगड़ा हुआ पैसे के बारे में कि तू मत आना, आएगा तो वापस मैं तेरे को मैं भी पकड़ जाऊँगी और तू भी। तो मुझे लगा अभी ये वापस आने वाला नहीं है। तो मैं किचन में गई, छुरी गिराई मेरे पैरों पे, खून आने लगा। तो उससे बोला, "क्या हुआ?" तो मैंने बोला कि नहीं, छुरी गिर गई है और लगा है मेरे को। तो बोले, "नीचे जाके तू बैंडेज लगा के आ।" तो मुझे एक बहाना चाहिए था क्योंकि मोबाइल भी नहीं थे तभी। तो मैंने नीचे जाकर कॉइन डाल के उन लोगों को बता दिया कि वो बंदा आया है। फिर 2 घंटे 1 घंटे के अंदर पुलिस और वो लोग आए, उन लोगों को पकड़ लिया और वो चले गए। तो जैसे आपने यहाँ पे एक हाउस होल्ड हेल्प का रोल हाँ। प्ले किया, ऐसा आपने और कभी किया है? काफ़ी टाइम पे किया है। एक यूनियन था कंपनी का, उनके बारे में कंपनी क्या डिसीज़न लेती है, क्या नहीं है, तो वो सब उनको जानकारी दी थी। उनका 5 स्टार होटल में काम था। तो अभी कहीं पे जाके कुछ लगाना इतनी ईज़ी बात नहीं है। तो फिर मैंने पागल का रोल किया था और मुझे वो डिवाइस लगाना था, तो मैं पूरी तरह से पागल बन गई और वहाँ इधर-उधर घूमने लगी। तो मेरे घरवालों ने बोला, उनको मैंने साथ में लिया था क्योंकि डाउट ना हो। तो उन्होंने बोला कि इसका दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है, तो आप थोड़ा ये करना। तो बोले कोई बात नहीं है। जहाँ वो लोग मीटिंग के लिए बैठे थे, मैं वहाँ नीचे कुछ गिरा ऐसे करके अंदर से माइक्रो टेप छोटा-सा लगा दिया। वो बातें क्या करते वो सामने पता चला। फिर मेरा काम उधर हो गया। खाना-वाना खाकर मैं निकल गई। फिर कभी अंधे-बहरे का रोल करना पड़ता है, कभी सास-बहू का झगड़ा होता है। बेटे को पता नहीं होता है माँ सही है या बहू सही है। तो वहाँ गूंगे-बहरे का रोल किया कि वहाँ उसके घर में 2-4 दिन रुकना कि गलत कौन है, माँ झूठा बट बोल आप रहे। उनके घर में घुसी कैसे? वो बताते हैं कि कोई फ्रेंड्स की ये आ रही है बहन, उनको पढ़ना है, सीखना है। तो वहाँ जाकर फिर रुकने का कुछ सुनाई नहीं दे, मुँह बधिर है तो कोई विश्वास करते हैं। और फिर अपना काम होता है कि दोनों के ऊपर नज़र रखना है और कौन क्या करता है। तो जब सास नहाने जाती थी, तो ये बाहर से गीज़र का बटन बंद करती थी, स्विच ऑफ करती थी। तो ये बहू सास को तकलीफ़ देती थी। फिर सास बाहर आती थी तो ये दोनों का झगड़ा था। तो ज़्यादा कौन किसको तकलीफ़ देते हैं, वो हस्बैंड को जानना था। तो वो करके दिया। ऐसे अलग-अलग। फिर एक मेरे पास ओल्ड पर्सन आए थे और उन्होंने 2-3 मेल डिटेक्टिव को काम दिया था कि मेरी वाइफ़ आजकल बहुत अच्छी दिखती है, उनका बिहेवियर चेंज हुआ है।
लेकिन उनका भरोसा नहीं था। फिर उन्होंने फेमिना में मेरा आर्टिकल पढ़ा कि भरोसा ऐसे क्यों नहीं था? क्योंकि उनकी वाइफ अच्छी दिखती है अच्छी दिख इसलिए? नहीं, क्योंकि ये लोग बराबर रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं कि उनको कुछ गड़बड़ है। अभी अच्छा। कुछ उनका नहीं था तो वो कैसे पर बोलेंगे? उनको शक क्यों था उनकी वो वाइफ? कुछ कारण उनको ऐसा लगता था कि कोई-कोई चीज़ें घर पे नहीं आती है, वो बाहर का बाहर किसी को दे देती है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप लेडी है तो लेडी का काम आप अच्छी तरह से करोगे। तो मैंने बोला ठीक है करके देखती हूँ, और 15 दिन देखा तो वो बार-बार बेचारी पार्लर जाती थी, खुद को अच्छी रखती थी। तो मैंने एक बार उनसे बात की कि मैडम मैंने 2-3 बार देखा आप इतनी उम्र की होने के बाद भी आप कितनी अच्छी लगती है। तो बोलते आजकल क्या है कि ओल्ड आदमी के प्यार में दूसरे लोग पड़ते हैं तो उससे अपने आप को खुद को अच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है। तो इतना ही था? इतना ही कारण था, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि इसमें बिहेव, और इसका क्या सेकंड वाइफ था, उसने पूरी प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट सर्वेंट था, पूरी प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे कर दी थी। तो उनके मन में शक था कि इसका किसी के साथ रहेगा तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी भी जाएगी और सब कुछ जाएगा। तो ये शक की वजह से उनको ऐसे लगा था। आपने मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच के साथ काफ़ी काम किया होगा। वो लोग देते हैं काम। क्लोज़ली काम हाँ, किया होगा हाँ, उनके हाँ, साथ। तो वो हाँ। कैसा रहा है आपके लिए? वो अच्छा रहा है। जब कभी किसी को धमकी देता है कि मुझे इतना पैसा खंडनी चाहिए या कुछ चाहिए, तो उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो सब लोगों के ऊपर वॉच रखेंगे, कौन डाउटफुल है, कौन नहीं है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जब किसी को धमकियाँ आती है या कुछ आती है, या हम लोग बोलते हैं ना कि हमारी सरकार कुछ होने के बाद जागरूक होती है। तो आज अगर आप डिटेक्टिव को रखेंगे और कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, कहीं किसी के इधर जूते का हार चढ़ाया जाता है, कुछ भी होता है, तो कुछ होने के पहले अगर हमें पता चलेगा तो हम कुछ केयर ले सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर को बीमारी के बारे में पहले से शुरू में पता चलता है तो वो कवर कर सकता है, वैसे डिटेक्टिव आप रखेंगे और आगे कुछ होने वाला है उसके बारे में आपको पता चलेगा तो आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। तो आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले लिए होंगे जिससे आपको सपोर्ट मिला ये काम करने का। तो वो फ़ैसले क्या थे? एक तो शादी नहीं करने का ही मेरा पहला फैसला था। जब लोग शादी पहले से ही? पहले से था, बचपन से। हाँ। मैं भी देखती थी कि बहुत घरों में झगड़े होते हैं, लोग दिखाने के लिए मियाँ-बीवी जैसे रहते हैं। हाँ। तो ये बात लोगों के सामने क्यों दिखावा करने का? अभी उसके बाद मैंने काम शुरू किया तो पता चला कि कितने घर में ऐसे प्रॉब्लम है कि एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन दोनों सेपरेट है। बच्चों के लिए या किसी के खातिर, या पुराने ज़माने में लोग डिवोर्स नहीं लेते थे, हाँ। समाज क्या कहेगा? अभी तो हर आज शादी हुई है, कल डिवोर्स के लिए लोग जाते हैं। तो ऐसे नहीं होता था। इसके लिए फिर मैंने बताया था कि मुझे शादी नहीं करनी है। मेरा ये प्रोफ़ेशन से मेरी शादी हो गई और तब तक मुझे सोचने के लिए टाइम भी नहीं मिला। तो ये भी आपने अपने माता-पिता को जाके बोल दिया बता दिया था कि मैं बचपन से। डिटेक्टिव बनना चाहती हूँ और मैं हाँ, शादी भी नहीं नहीं करूँगी। करती। तो उन्होंने बोला ठीक है तेरी मर्ज़ी है। और लोग क्या सोचते हैं अरे शादी करेंगी तो सहारा मिलेगा, क्या मालूम आधे रास्ते पे वो छोड़ के जाएगा। बच्चे बच्चे बड़े होकर अपने-अपने इसमें ये होते थे। अपनी ज़िंदगी अपने को बितानी है। और आपने की भी होती तो आपके हस्बैंड बहुत ही डर के रहते आपसे। क्या मालूम? मुझे भी जेल हुई थी। मुझे बताने में कोई शर्म नहीं आती है क्योंकि मैं लोगों के लिए गई है। मैंने कुछ किसी का बुरा नहीं किया था। ये कब हुआ? ये 3 साल 18 साल में 2018 में कि एक लेडी को उसके हस्बैंड हमेशा बोलते थे कि ये मेरे ऊपर शक करती है। सास-ससुर बोलते थे तेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं कभी किसी का सीडीआर निकालती नहीं थी। तो एक बंदा मेरे पास आया, बोलता है मैं ऐसा काम करता हूँ, उसमें आपको टाइम लोकेशन सब आ जाएगा। तो मैंने बोला एक बेचारी है उनको चाहिए तो मैं पूछती हूँ। तो 2 ऐसे पर्सन थे, उनको एक बच्चे के बारे में जानकारी चाहिए थी, वो और वो। उन दोनों का निकाला तो पुलिस लोगों को, वो जिन लोगों को पकड़ा था उन्होंने उनके यहाँ मेरा नंबर गया और मुझे कुछ मालूम नहीं था सीडीआर निकालना गलत है क्या है। लेकिन मैंने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया था, किसी के पास से पैसा नहीं लिया था या कुछ फँसाया नहीं था या चीटिंग करके कुछ किया होगा तो गलत था। लेकिन मियाँ-बीवी के बारे में एक-दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं और उनको दिखाना है कि मेरे हस्बैंड मेरे को झूठा साबित कर रहे हैं और उनका अफेयर है। तो वो सब पूरा उसमें डिटेल आया था। तो आपने ये गलत काम कर दिया है, आपने किसी की प्राइवेसी तोड़ दी है। तो मैं तो बोलती हूँ गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि जब हम 7 फेरे लेते हैं तो एक-दूसरे को वचन देते हैं, शादी में। स्कूल में जाने वाले बच्चे जो आजकल लॉक करते हैं फ़ोन तो पता नहीं चलता है क्या करते हैं। ड्रग बिग जैसी आदतें बढ़ गई है। तो हमारे बच्चे का फ्रेंड सर्कल कौन है? कभी वो लापता अचानक हो जाता है, भाग जाता है घर से, तो उसको कैसे ढूँढ ले? तो इसके लिए क्या है, स्पाई का कोई ऐसा गैजेट्स है या कोई टेक्निक है जो हम उसके मोबाइल में डाल सकते हैं, कुछ देख सकते हैं। तो ऐसी भी बहुत सारी आइडिया रहती है। तो वो करने से लोगों को रोकना नहीं चाहिए।
इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और डिटेक्टिव हायर करने के लिए परमिशन देनी चाहिए, क्योंकि पुलिस तो हमारी बहुत ही होशियार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका काम भी हम हल्का करते हैं। आप किसी की शादी तय होती है और उसके बारे में इंक्वायरी करनी है तो आप नहीं पुलिस वाले जाके कर सकते हैं कि तू क्या करता है, और जाके सामने बोलेंगे तो उसको पता चलेगा कि इंक्वायरी कर रहा है। तो ये सब तहकीकात करने के लिए तो डिटेक्टिव लगते ही है। तो डिटेक्टिव को अगर लाइसेंस देती है गवर्नमेंट तो बहुत सारा काम हल्का हो जाएगा। लेकिन आजकल कहीं खड़े रहते हैं तो पुलिस वाले बोलते हैं आप क्यों खड़े हैं, किसके लिए खड़े हैं। बट जैसे आपने कहा हाँ कि सबूत लाना बहुत जरूरी है, हाँ तो आप वो करते हो, और हाँ समटाइम्स इट्स टेकन एज अ ब्रीच, प्राइवेसी का ब्रीच जो है, तो उसमें कितना लीगल है, और फिर कुछ काम तो इलीगल ही होंगे, तो उसमें वो बाउंड्री क्या है? लीगल और इनलीगल में क्या फर्क है कि लीगल आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि डिटेक्टिव को लाइसेंस ही नहीं है। किसी को पता चला कि मैंने आपकी प्राइवेसी तोड़ दी है तो वो तुरंत कंप्लेंट कर देता है, लेकिन उसको प्रूव करना चाहिए कि वो काम हमने किया है। अच्छा, हाँ, तो वो आपको केयर लेना चाहिए कि वो प्रूव ना करे कि ये काम। तो मेमोरी कार्ड जो वो देंगे उनका सब कुछ अपने पास अलग रहता है, और ओरिजिनल मेमोरी कार्ड हम उनको देते हैं, वो खुद बोलते हैं हमने देखा है, तो फिर क्या कर सकते हैं। और उसमें कोई साइन नहीं है कि डिटेक्टिव कौन है इसमें, तो किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि आपने वो काम किया। काम किया है। अच्छा, और लोग बोलते हैं कि आपने इतने साल में इतना एक्सपीरियंस है तो आप जाके मिलो, ये मुझे मिनिस्टर को मिलना, हाजी हाजी करना, हमारा काम करो, इसमें पूरा दिन निकल जाने से अच्छा है कि अपना काम करो और बैठ जाओ। अभी तक आपने जितने भी केसेस सॉल्व किए, 85,000 के ऊपर। वाओ उसमें से एक सबसे चैलेंजिंग कौन सा? तो क्या हुआ था कि एक रिसेंटली केस आई थी, वो बड़े चैनल के बहुत बड़े आदमी थे, और उनका एक नेचर था कि लड़कियां आज आगे आने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है, वो एंगल था उनका। तो एक जो लेडी थी वो हफ्ते में 2 बार उनको मिलने जाती थी, तो वो जाती थी, उसके बाद वो दोनों साथ साथ नहीं जाते थे कि उनको मालूम था कि अपने ऊपर कोई वॉच रख रहे हैं, तो दोनों अलग अलग जाते थे, तो वो करना बहुत मुश्किल था। तो उस होटल में हमने पहले से रूम बुक करके रखी थी, और फिर दोनों आते थे और रूम के अंदर एंट्री लेते थे, तभी वो रूम में जाने का शूटिंग हम लोग ने करके दिया। तो ये चैलेंजिंग था क्योंकि 5 स्टार होटल जहाँ वहाँ कैमरे लगते बहुत, वही रूम मिलना चाहिए उनके सामने वाला। तो बहुत कोशिश के बाद 6 महीने तक, और क्योंकि महीने में 1-2 बार वो बंदा आता ही था और होटल 2-3 चेंज करता था, तो हमने बोला देखो ऐसे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो अलग आता है, वो अलग आती है, तो दोनों साथ साथ है। वो बोलेगी मैं मीटिंग के लिए गई थी, वो भी बोलेगा मैं मीटिंग के लिए गया था। तो एक रूम के अंदर ये दोनों साथ साथ है, ये आपको अगर करना है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, फिर आप रेड हैंड उनको पकड़ लो। फिर वो बोले चलेगा। फिर वो होटल का खर्चा वगैरह उन लोगों ने सब किया, लेकिन वो होटल में हमें 8-15 दिन रुकना पड़ा। तो आजकल के ज़माने में हाँ। टेक्नोलॉजी और डेटा बहुत ही ज़रूरी होता है। बट ऐसा भी कुछ होता है कि आपके पास कोई गट फ़ील आया, कि कोई डिटेक्टिव्स इंस्टिंक्ट आया और आपने उस हिसाब से कुछ किया? और क्या हुआ था, एक बार ऐसे हुआ था जब बहुत बारिश हुई थी देखो, और एक बंदा शेव करने के लिए बाहर निकला, वो वापस आया ही नहीं, और इतना पानी भरा था, इतना कुछ हुआ था, लेकिन ये बंदा कहाँ से बह गया, कहीं पानी में या कुछ। तो घर में बहुत टेंशन में थे, उनको ऐसा लगा था कि वो नहीं है, अभी जिंदा ही नहीं है, लेकिन उनके वाइफ को अंदर ही अंदर लग रहा था कि नहीं वो कहीं ना कहीं होगा। तो उन्होंने, उनका बिजनेस था, वो बिजनेस पूरा संभाला, कुछ किया, काफ़ी 3-4 साल बीत गए। उनको लगता था कि अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है, फ़ोन भी नहीं उनका लग रहा है, मोबाइल तभी थे, फिर भी फ़ोन बंद है, उनका लास्ट का लोकेशन भी है वो डोंबिवली का ही आ रहा है, बाकी तो कुछ नहीं है, तो अभी कैसे करेंगे, उसको ढूँढने का है। तो वो फिर उनके यहाँ हमारे मुझे ऐसा अंदर से लग रहा था कि वो शायद ज़िंदा रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा कि उसकी वजह से वो घर छोड़ के इस बहाना ढूँढ के निकल गया होगा। ऐसा मुझे अंदर से गट फीलिंग था। तो फिर मैंने उनको बोला कि देखो हम ट्राई करके देखते हैं, मालूम नहीं है कि वो रहेगा ना या नहीं रहेगा, लेकिन मुझे भी अंदर से ऐसा लग रहा है। तो उनकी वाइफ बोली मुझे भी लगता है कि वो ज़िंदा है। फिर हम लोगों ने तहकीकात करना शुरू कर दिया, उसका जो शॉप था वहाँ हमारे लोगों को लगा दिया, सब कुछ किया। तो उन्होंने बोला कि उनका अफेयर था और बहुत खानदानी लोग थे, घर में कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वाइफ को भी ठीक नहीं लगेगा। इसके लिए वो बारिश का टाइम का देखकर उनको ऐसा लगा कि लोग अभी मुझे ढूँढेंगे, कहाँ तो ढूँढेंगे। उसके बाद पता चला
कि वो ये सब छोड़ के फॉरेन चला गया है। तो उसको भी लगा इनको सब कुछ मालूम है, फिर उन्होंने उनका एड्रेस बोल दिया और फिर वो एड्रेस मिलने के बाद उनके वाइफ को लेकर हम वही जगह पे गए हैं और उनको देखा तो वो जिंदा था। लेकिन पूरे सब लोगों को लगा था कि ये बारिश जब हुई थी 26 जुलाई में कि सब कुछ बह गया था, तो लोग भी ऐसे काफ़ी मर गए थे, तो ऐसे वो गया था। तो मेरे गट फीलिंग ने बताया कि नहीं कुछ है। आप अपनी ज़िंदगी में किस सफलता के लिए सबसे ज़्यादा गर्व महसूस करते हो? जब मेरा काम सक्सेस होता है तो मुझे बहुत गर्व होता है कि चलो मैंने करके दिखाया है। जो लोग बोलते थे आप और लेडी डिटेक्टिव क्या करेगी, तो एक लड़की होकर जब मैं सब कुछ काम करके देती हूँ तो वो सेटिस्फेक्शन बहुत ही बड़ा होता है। आइकॉनिक वुमेन पॉडकास्ट पे हम क्या करते हैं कि जो भी महिलाएं हैं जिन्होंने हमें प्रेरित किया है, तो हम उनको एक श्रद्धांजलि देते हैं। तो आपके लिए वो महिला कौन थी जिन्होंने आपको इंस्पायर किया है? इंदिरा गांधी जी, उनका जो रहने सहने का तरीका, उनका जो कॉन्फिडेंस, सिंपलिसिटी, वो बहुत मुझे पसंद आती थी। और जब भी उनको देखती थी ना, लेडी बनना है तो ऐसे बनना है। वाह! उनका जो नेचर था, अचानक डिसीजन लेने का, कोई प्रॉब्लम्स हुआ तो निर्णय लेने की क्षमता, एक लेडी होकर पूरा देश चलाना आसान काम नहीं था और फर्स्ट लेडी थी प्राइम मिनिस्टर। तो उसके लिए उनके बारे में बहुत मुझे, और उनकी स्टोरी भी मैंने बहुत पढ़ ली। मेरी उम्र तब छोटी थी जब वो गुजर गई, लेकिन जब उनके बारे में पढ़ती कि उनका जब बेटा गया तभी भी उन्होंने अपने आप को कैसे काबू किया, कि मैंने देखा ना कि वो जब पढ़ा कि जब उसको पता चला कि मेरा बेटा चला गया है तो कभी कभी वो भागती थी, फिर रुक जाती थी, फिर भागती थी। उसके मन में ख्याल आता था नहीं मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं एक देश चलाती हूँ, मुझे अपने आप पे कैसे कंट्रोल करना चाहिए। क्या है, तो हम लोग कैसे है कि अपना कुटुंब, हमारी फैमिली, इसके बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचकर चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। बहुत अच्छी तरह से देश चलाया उन्होंने। काफ़ी मुझे अच्छा लगता है जब भी उनके बारे में पढ़ती हूँ कुछ भी, तो मुझे अच्छा लगता है कि बनना है तो इनके जैसे बनना है। तो हम आपको इंदिरा गांधी की तरह बना दें आज? हाँ, चलेगा। बहुत अच्छा लगेगा। ओके, चलो ट्राई तो करते हैं। हाँ, हाँ। Indira Gandhi is someone whose look a lot of school children love to recreate. And I wanted to sort of bring alive the fact that Indira Gandhi was a huge patron of Indian weavers. She would buy directly from a lot of weaving centers. Her sari collection, of course, is legendary. So I got a Sambalpuri sari for this. The blouse we stitched, to sort of fit in the exact same way like what she would wear. We put a string of Rudraksh beads on her, and this was actually given to her by Anandamayi Ma, and she always wore it, especially in the last few years of her life. And of course, the final absolute amazing touch that Vijayta put in was the hair. And I think the hair is just done so fabulously that it really takes that entire look home and it really puts it together beautifully. And there we had our look. रजनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और पहली बार मैं लाइफ में एक डिटेक्टिव से मिल रही हूँ, और दैट टू अ लेडी डिटेक्टिव से। सो थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू, आपने मुझे आपके शो पे बुलाया।